अनाथालय का केयर टेकर लालजी जो कह रहा था वो कर भी सकता था और ये राजू के पास आखिरी मौका था। इसीलिए वो फौरन उठा और भागने लगा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन आराम से ज्यादा वहाँ से भागना जरूरी था राजू के लिए। ए राजू रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं लाला, मैं अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। राजू की रफ्तार और तेज होती गई। लालजी जल्दी ही काफी पीछे छूट गया और इस तरह राजू आजाद हो गया उस जेल से, जो कहने को तो एक अनाथालय था लेकिन असल में वहाँ कुछ और ही हो रहा था। लालजी की पहुँच से बाहर आने के बाद राजू फुटपाथ पर बने एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने घाव को सहलाने लगा। तभी उसे चकोरी याद आई और वो पुरानी यादों में खो गया। तू नया है ना? कौन लाया तेरे को? साहब मेरा नाम राजू है। पिछले हफ्ते जो पुल गिरा था ना, मेरे माँ बाबा उसके नीचे दबकर मर गए। फिर मेरे चाचा ने मेरी खोली छीन ली और मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मुझे किशन भैया मिले, बोले यहाँ रहने को, खाने को और पहनने को भी मिलेगा। ये सच है ना साहब? हाँ ये सब मिलेगा, पर उसके लिए तुझे काम भी करना पड़ेगा, समझा ना? हाँ साहब मैं करूँगा ना, आप जो काम बोलोगे मैं सारा काम करूँगा। चकोरी ले जा इसे और समझा दे सारा काम। चकोरी एक पैर से अपाहिज थी और उम्र में राजू से कुछ ही बड़ी रही होगी, लेकिन उस अनाथालय में वो पहले से थी, इसलिए वहाँ के बारे में सब कुछ जानती थी। राजू तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह किसी नरक से कम नहीं है। हैं? ये क्या कह रही हो दीदी? किशन भैया तो कह रहे थे कि वो किशन और ये लालजी ये मिलकर ही तो चलाते हैं इस जगह को। ये लोग तेरे और मेरे जैसे अनाथ बच्चों को यहाँ रख लेते हैं और फिर उनसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं, और काम ना करो तो बहुत मारते भी हैं। ये देख मेरे पैर का क्या हाल किया इन लोगों ने। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अभी जा रहा हूँ। नहीं अभी नहीं, रात को कोशिश करना, मैं जब इशारा करूँ तब। चकोरी राजू की मदद करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी राजू उस अनाथालय से भाग नहीं पाता। कभी किशन तो कभी लालजी उसे पकड़ ही लेते थे और फिर उसे बहुत बुरी तरह मार पड़ती थी। चकोरी ने जो कुछ राजू से कहा वो बिल्कुल सच था। लालजी अनाथालय की आड़ में बच्चों से जी तोड़ मजदूरी करवा रहा था और उसके बदले न तो उन्हें पैसे देता था और न ही पेट भर खाने को। इतना ही नहीं, अनाथालय के नाम पर आने वाला चंदा भी वो बच्चों पर खर्च नहीं करता था। ये दाल है या पानी? भैया चावल थोड़े से और दे दो ना, मैं खाली चावल खाकर ही रह लूंगा। चुप कर, तेरा बाप रख के गया क्या? यहाँ दाल चावल है, जो मिला है चुपचाप खा ले। ज्यादा नखरे हैं तो ला, ये भी वापस कर। नहीं रहने दो भैया, मैं जाता हूँ। राजू रो मत, ले तू मेरे चावल ले ले। तो फिर तुम क्या खाओगी दीदी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं मुझे भूख नहीं है, वो मैंने ना रसोई में ये चावल पकाते हुए चुपचाप थोड़े से खा लिए थे, मेरा पेट भरा हुआ है, ले तू खा ले। राजू जानता था कि चकोरी झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने चकोरी का दिल रखने के लिए उसकी प्लेट से थोड़े से चावल ले लिए। राजू और चकोरी दोनों ही अनाथ थे, लेकिन यहाँ वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे और भाई बहन भी। राजू अच्छा मौका है, लालजी सो रहा है, जा अभी भाग जा। दीदी तुम भी चलो ना। नहीं राजू, मैं इतनी ऊंची दीवार नहीं फांद पाऊंगी, तू जा और सीधे पुलिस के पास जाना, फिर तू मुझे यहाँ से ले जाना मेरे भाई, तब तक मैं तेरा इंतजार करूंगी। अचानक एक गाड़ी के हॉर्न से राजू अपने ख्यालों से बाहर आ गया। दीदी मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सुबह हो चुकी थी। राजू सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जाकर उसने लालजी के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत ने फौरन एक्शन लिया और अपनी टीम के साथ उन्होंने बिना देर किए लालजी के अनाथालय पर छापा मार दिया। राजू भी उनके साथ ही था। सारे बच्चे एक एक करके अनाथालय से बाहर आ गए, लेकिन चकोरी वो उन बच्चों में थी ही नहीं। दीदी छोटू रुक, चकोरी दीदी कहाँ है? भैया कल जब आप यहाँ से भाग गए तो लालजी बहुत गुस्सा हो गया। उसे पता चल गया था कि चकोरी दीदी ने ही आपको भागने में मदद की थी, इसलिए उसने क्या किया उसने छोटू? भैया उसने चकोरी दीदी को बहुत मारा, इतना मारा कि चकोरी दीदी बेहोश हो गई। वो वहाँ रसोई में है वो। राजू बदहवास सा रसोई में पहुंचा, जहाँ खून से लथपथ चकोरी बेहोश पड़ी थी। दीदी उठो दीदी, मैं आ गया, तुम्हें लेने आ गया दीदी, चलो मेरे साथ, उठो ना दीदी। राजू अब चकोरी कभी नहीं उठेगी, ये हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुकी है बेटा। उस दिन राजू इतना रोया जितना शायद अपने माँ बाप की मौत पर भी नहीं रोया था। चकोरी ने उसकी खातिर अपनी जान गंवा दी थी। ये बोझ राजू के नन्हे से दिल पर बहुत बड़ा था। इंस्पेक्टर अभिजीत ने लालजी और किशन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें उनके किए की सजा अब कानून देने वाला था, लेकिन इस सब से भी राजू का घाव नहीं भरने वाला था। राजू चलो बेटा, हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है मुझे? बेटा यहाँ के सारे बच्चों को एक नए अनाथालय में ले जाया जा रहा है। वो जगह यहाँ की जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी।
वहाँ तुम्हें बहुत प्यार से रखा जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, अनाथालय तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर राजू वहाँ से भाग गया। इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और बाकी के बच्चों को लेकर वो वहाँ से चले गए। अब राजू फिर से बिल्कुल अकेला था और उसे चकोरी की कही एक ही बात बार बार याद आ रही थी। दीदी, जब हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जो भी करेंगे यहाँ से बेहतर जिंदगी ही जिएंगे राजू। हम खूब मेहनत करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे और फिर जो चाहे वो कर सकेंगे। राजू जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो काम की तलाश में निकल पड़ा और जल्दी ही उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने और ग्राहकों को खाना परोसने का काम मिल भी गया। ढाबे का मालिक राजपाल एक भला आदमी था। उसने राजू को अपने ढाबे में ही रहने दिया। वो उसे पैसे देने के साथ साथ पेट भर खाना भी देता था और इस तरह राजू ने अपने हालात सुधार लिए। अरे राजू बेटा, एक काम तो कर दे। वो जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है ना, अरे वही जिसके बाहर वो बड़ा सा कूड़ेदान रखा है। हाँ साहब, मैं समझ गया। काम क्या है, आप ये बताइए। हाँ, वहाँ जाएगा तो बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा तुझे। अरे वही अपना सूरज जो हर रोज ढाबे में आकर खाना खाता है, वो आज ढाबे पर नहीं आ पाएगा, तो तू उसे वहीं जाकर खाना दिया, ठीक है? ठीक है साहब, अभी जाता हूँ। राजू अपने साथ खाना लेकर उस बिल्डिंग की तरफ चल देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को खाना देने के बाद वापस ढाबे की तरफ चल पड़ता है। तभी अचानक, अरे ये कौन रो रहा है? ये आवाज तो शायद उस कूड़े में से आ रही है। राजू सही था। उस बड़े से कूड़ेदान से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज बहुत ही धीमी थी, इसलिए आते जाते लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन राजू ने जैसे ही उस आवाज को सुना तो वो बिना देर किए उस आवाज की तरफ गया और फटाफट कूड़ेदान से कूड़ा बाहर निकालने लगा। अरे ये तो वहाँ कूड़े के ढेर के बीच एक नवजात बच्ची थी जिसकी सांसें और आवाज किसी भी वक्त बंद होने वाली थी। राजू उस बच्ची को लेकर फौरन ढाबे के मालिक राजपाल के पास गया और उसे सब कुछ बताया। राजू चल बेटा, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। सही वक्त पर अस्पताल पहुंचने से उस बच्ची की जान बच गई। राजपाल ने अस्पताल की फीस भरी और फिर उस बच्ची के बारे में पुलिस को इत्तला कर दी। साहब, वो पुलिस वाले अंकल ने क्या कहा? इसके माँ बाप कब तक मिल जाएंगे? सच कहूँ राजू, तो पुलिस के भरोसे बैठे रहना बेकार ही है। तू ही सोच, जिन जालिमों ने इस मासूम को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, भला वो लोग अब क्यों अपनाएंगे इसे? मेरे भी पहले से 2 बच्चे हैं, तो मैं भी इसके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। फिलहाल मुझे लगता है इसे किसी अनाथ आश्रम को सौंप देना ही बेहतर रहेगा। राजपाल के मुंह से अनाथ आश्रम का नाम सुनते ही राजू सिहर उठा। उसे बीती सारी बातें याद आने लगी। वो काफी देर तक उस बच्ची को गोद में लिए उसे देखता रहा। तभी राजपाल ने राजू से कहा, राजू क्या कर रहा है? चलना, यहाँ पास में ही एक अनाथ आश्रम है, चल वहीं पर चलते हैं। नहीं साहब, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और इसका भी कोई नहीं है, तो इस हिसाब से हम दोनों भाई बहन हुए ना। सोच ले राजू, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सोच लिया साहब, आज से मैं इसका बड़ा भाई और ये मेरी छोटी बहन चकोरी। ये कहते हुए राजू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो मेहनती तो पहले से ही था, लेकिन उस दिन से जिम्मेदार भी हो गया। अब ना तो वो अकेला था और ना ही परेशान। उस छोटी सी चकोरी के रूप में उसे जीने का मकसद जो मिल गया था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे की आगोश में था। शहर का अनाथालय अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ का चौकीदार भी नींद में ऊँघ रहा था। अनाथालय में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है? कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था। उसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे। केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी जगा हुआ था। क्यों बे छोकरे, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है, हैं? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ दिन भर हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था। कभी कभी तो दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया जाता था और मार पड़ती थी सो अलग।
ओ, तो अब क्या सोचा है? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? जहाँ रास्ते ले जाए। इस तरह सचिन और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं? तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर सचिन स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुँच गया, अब यहाँ क्या करूँ? तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी। उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी। वो सब स्टेशन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे। मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतलें जमा करता और शाम को उन्हें बेचकर वहीं स्टेशन पर ही सो जाता। एक रात स्टेशन लगभग खाली था। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की